हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निर्मलांशु हियर। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और जिसका लास्ट क्लास तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने एक्सप्लेन कर लिया है। ओके, वी हैव सीन हाउ द क्रिस्टल फील्ड, हाउ द d orbitals in an ligand field which this split into two sets, that is, one is called T2G set and the other one is called EG set. T2G set consists of dxy, dyz and dzx orbital, and EG set consists of dx square minus y square and dz square. And why this EG set is having higher energy as compared to T2G set? T2G set is named as triply degenerate orbitals, and EG set is named as doubly degenerate orbitals. Now, why these have high energy? Because these two orbitals fall in the path of the approaching ligands. ये दो ऑर्बिटल जो है वो लिगैंड जिस रास्ते से आता है, लिगैंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को along the Cartesian axis, that is, ligands approach the central metal atom along x axis, along y axis and along z axis. Now ये लिगैंड ये दो ऑर्बिटल जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में गिरता है, और डी जेड स्क्वायर जो जेड एक्सिस में गिरता है. नाउ these two orbitals are falling in the path of the approaching ligands. That is why they experience more repulsion as compared to the other three orbitals dxy, dyz and dzx. और उसके बेसिस में हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट किया. तो जो है माइनस 0.4 इंटू एक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, and also plus 0.6 into y equal to number of electrons present, or number of electrons present, और into delta O. delta O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ओके, इसके बाद हमने देखा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होता है, D1, D2 और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम सभी कॉन्फ़िगरेशन का देखा है. D8, D9 and D10 have same values whether the ligand is strong field ligand or weak field ligand. And D1, D2, D3 these have also same values. Now बात होता है D4 में, जहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा, EG सेट में एंटर करेगा या T2G सेट में एंटर करेगा. दैट डिपेंड्स ऑन दी strength of the ligand. That depends on the strength of the ligand. If the ligand is a strong field ligand, then it will do the pairing. मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में. And if the ligand is a weak ligand, then it will not do the pairing. मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में. तो उसका बेसिस में हमने क्रिस्टल से वैसे निकाला, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि मतलब दो अलग अलग वैल्यू होता है. ओके, नाउ तो ये सब हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है. तो उसके बाद ये एक दो होमवर्क भी दिए थे. तो आई एम हैप्पी दैट सम ऑफ यू हैव डन दी होमवर्क, एंड ऑल्सो नाउ we are going to explain the crystal field splitting in tetrahedral complexes. The crystal field splitting in tetrahedral complexes, और ये जो complexes जो है वो कैसे tetrahedral complex मतलब the ligand is a this type of complex. It is a this type of complex. So crystal so आज हम देखेंगे crystal field splitting in tetrahedral complexes. Okay, so crystal field splitting in tetrahedral complexes. अभी tetrahedral complexes का ज्योमेट्री कैसा होता है? तो मान लो ये है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये है सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ओके, Mn+. तो इसका लिगांड, एक लिगांड यहाँ पे होगा L. ओके, यहाँ पे एक लिगांड होगा, दूसरा लिगांड यहाँ पे होगा L. ओके, दूसरा लिगांड यहाँ पे होगा L, तीसरा लिगांड यहाँ पे होगा L, एंड चौथा लिगांड यहाँ पे होगा L. चौथा लिगांड यहाँ पे होगा L. ओके,
सो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और उसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। ओके, now this axis, Cartesian axis, these are lying, this is suppose lying at z axis, so this is lying at x axis, this is Cartesian axis, this is Cartesian axis x axis, and this is Cartesian axis y axis। okay, so this is x axis and y axis। तो मतलब ये जो ये लिगैंड अप्रोच कर रहा है मेटल एटम को इन द प्लेन ऑफ the Cartesian axis, in the plane of the Cartesian axis। तो x y प्लेन में हो रहा है या y z प्लेन में आ रहा है लिगैंड, तो लिगैंड इज अप्रोचिंग इन द प्लेन ऑफ द Cartesian axis। तो मतलब जो ऑर्बिटल, तो ये d ऑर्बिटल है, सो ये है d ऑर्बिटल, ये है हमारा d ऑर्बिटल जो कि 5 ऑर्बिटल है, जो है दिस d ऑर्बिटल्स आर degenerate orbitals, these d orbitals are degenerate orbitals, that is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। Now these orbitals are degenerate orbitals। okay, now these orbitals are d orbitals in free ions, d orbitals in free ions। okay, अभी ये लिगैंड जब अप्रोच करेगा ये स्प्लिट करेगा। नाउ दिस विल स्प्लिट इनटू ओके, तो ये स्प्लिट करेगा, कैसा होगा, ये हो गया हमारा d ऑर्बिटल आ गया 1 2 3 4 5। तो ये हो गया एवरेज energy of the orbitals in spherical crystal field, average energy of the orbitals in spherical crystal field। okay, in spherical crystal field। okay, अभी ये लिगैंड अप्रोच करेगा तो हमारा जो dxy है वो क्या होता है, ये है dxy, this is dxy, this is dyz, x y, ये yz है, तो इस प्लेन में होगा, ये है dzx, ये x होगा, ये z होगा, तो ये होगा हमारा इस प्लेन में, और ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज वाई स्क्वायर। ये दिस इज डी ऑर्बिटल्स का नमूना जो मैंने हमारा पिछला लेक्चर में दिखा चुका है। ओके, सो ये है डी जेड स्क्वायर, तो ये है डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड ये डी जेड स्क्वायर है। सो देखो ये दो ऑर्बिटल जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दिस आर फॉलोइंग इन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन ये तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दिस आर lying in the plane of the axis, these are lying in the plane of the Cartesian axis। अभी इस टॉपिक में इसमें क्या हो रहा है, क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, लिगैंड अप्रोच कर रहा है मेटल एटम को in along the plane of the axis, so these ligands will now experience more repulsion as compared to these two ligands। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दो लिगैंड कहाँ पे गिर रहा है, these ligands are in the Cartesian axis, that is these ligands are in the x axis, y axis and this ligand is in the z axis। अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें क्या हो रहा है, लिगैंड अप्रोच कर रहा है मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, नॉट अलोंग द एक्सिस। पिछला केस में था क्या, it is approaching, means in octahedral complex it was approaching along the Cartesian axis, but now it is approaching along the plane of the Cartesian axis, जहाँ पे गिर रहा है
ये 3 ऑर्बिटल, these 3 orbitals are lying along the plane of the axis, not these 2 orbitals. So these 3 orbitals will undergo more repulsion. Now these 3 orbitals will undergo, this is very center, this is very center, so this is very center. Okay, so these 3 orbitals will undergo now more repulsive force dxy, dyz and dzx. Then these 2 orbitals dx square minus y square and dz square. तो क्या होगा, अभी ये हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गया हमारा डेल्टा पिछले केस में ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स था इसलिए डेल्टा ओ दिया था, इसमें होगा डेल्टा टी। अभी इसका डिफरेंस, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये दिस इज कॉल्ड नाउ ईजी सेट हैज कम डाउन एंड टीटीजी सेट हैज गॉन अप, टीटीजी सेट हैज गॉन अप। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 3/5 डेल्टा टी, मतलब ये होगा माइनस, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग एनर्जी। सपोज ये एनर्जी लेवल है, दिस इज डिक्रीजिंग एनर्जी, ये एनर्जी लेवल है, और इसका वैल्यू होगा कितना, इसका वैल्यू होगा, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इसका वैल्यू होगा माइनस नहीं प्लस होगा, और 5 लिख दो, और ऊपर क्या होगा 2/5 डेल्टा टी प्लस 2/5 डेल्टा टी, मतलब CFSE कितना आ रहा है, CFSE आ रहा है इज इक्वल टू माइनस 3/5 डेल्टा टी, मतलब माइनस 0.6 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई इंटू डेल्टा टी, where x and y are number of electron present. तो मैं फिर से ये कहानी को दोहराता हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ था, और डी ऑर्बिटल का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो है, डी ऑर्बिटल का 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल डिजेनरेट है, दिस आर इक्वली एनर्जी, बट व्हेन द लिगैंड विल अप्रोच देम, then they will no longer be degenerate, they will become non degenerate. ओके, अभी ये 3 लिगैंड डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये 3 लिगैंड कहाँ पे गिर रहा है, दिस आर लाइंग अलोंग दी प्लेन ऑफ द कार्टेशियन एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये लिगैंड डी एक्स वाई बोलो या डी वाई जेड बोलो या डी जेड एक्स बोलो, ये कहाँ पे गिर रहा है, अलोंग द प्लेन ऑफ द कार्टेशियन एक्सिस। Whereas dx square minus y square and dz square, these are lying along the Cartesian axis. These are lying along the Cartesian axis. मतलब ये dx square minus y square it is lying along x axis and dz square it is lying along z axis. Okay. Now टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, लिगैंड किस रास्ते से मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग द मेटल एटम along the Cartesian, along the plane of the Cartesian axis, along the plane of the Cartesian axis, जहां पे ये लिगैंड फेस कर रहा है ये 3 ऑर्बिटल को, dxy, dyz, dzx को, because these 3 orbitals are lying in the path of the approaching ligands. So लिगैंड किसको फेस कर रहा है, पहले इसको, not these two. So octahedral complex में जैसे हुआ था, यहाँ पे रिवर्स होगा, these 3 orbitals will undergo more repulsive force, ऊपर चला जाएगा, and these 2 orbitals undergo less repulsive force. अभी ये वैल्यू जो है, डिफरेंस जो है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फिश फीडिंग एनर्जी। अभी ये वैल्यू कितना होगा, देखो ये है डिवाइडेड बाय 5 लिख लिया था हमने, तो वो उसका टेक्निक मैंने कल दिया था, मेरा प्रीवियस लेक्चर में दिया था। अभी कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल में से कितना ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है, 3 नहीं है, सो माइनस तो होगा क्योंकि डिक्रीजिंग एनर्जी, तो 3/5 होगा, 3/5 डेल्टा टी। अभी यहाँ पे देखो,
यहाँ पे 5 दे दिया। अभी कितना ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल में से कितना ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं है। सो 2/5 डेल्टा टी, और प्लस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो माइनस, तो क्रिस्टल की स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, क्रिस्टल की स्प्लिटिंग एनर्जी होगा माइनस 0.6 इंटू एक्स, मतलब माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों है, because it is for crystal field splitting for tetrahedral complex, not for octahedral। octahedral complex में डेल्टा ओ लिखा था, टेट्राहेड्रल में क्या है 0.6 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई, जहाँ पे x और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, सो क्रिस्टल की स्पिलेशन एनर्जी होगा। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था हमारा CFC का वैल्यू, CFC इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई डेल्टा ओ। लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस 0.6 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई। ओके, सो ये रिवर्स होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। नाउ if you can have this in your mindset, you can easily explain the crystal field splitting in tetrahedral complex। अगर ये तुम्हारा माइंडसेट में है तो it is very much easy to explain crystal field splitting in tetrahedral complex। ओके, सो ये हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन दी लिगांड, लिगांड के ऊपर डिपेंड करता है। सो मतलब लिगांड के ऊपर डिपेंड करता है। सो लिगांड क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, लिगांड इज ऑलवेज द डिसाइडिंग फैक्टर। अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगांड फेस करेगा किसको, dx2 - y² and dz2, because these two orbitals are lying along the Cartesian axis and लिगांड भी अप्रोच कर रहा है मेटल एटम को along the Cartesian axis। So these two ligands are falling in the path of the approaching ligands, so these two ligands will experience more repulsion। टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, रिवर्स फेस हो रहा है, रिवर्स लिगांड अप्रोच कर रहा है मेटल एटम को along the plane of the Cartesian axis, और ये रास्ते में किसको मिलेगा, पहले dxy को मिलेगा, dyz को मिलेगा, dzs को मिलेगा। क्यों मिलेगा, because these three orbitals are along the plane of the Cartesian axis, whereas these two orbitals are along the Cartesian axis। That is why these three orbitals undergo more repulsion, ऊपर चला जाएगा, higher energy हो जाएगा, and these two orbitals will have less repulsion, नीचे आ जाएगा, lower energy हो जाएगा। So this is the crystal field splitting in tetrahedral complex। इसके बेसिस में क्या होगा, डेल्टा टी, इस पहले था डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में था डेल्टा ओ, यहाँ पे होगा डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी होगा मतलब तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया। ओके, अभी कितना ऑर्बिटल डी, 5 ऑर्बिटल में से कितना ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है, 3 ऑर्बिटल नहीं है, तो 3/5 हो गया। ओके, 3 among 5 is not there। और यहाँ पे क्या होगा, और माइनस होगा क्योंकि डिक्रीजिंग एनर्जी, ये बेली सेंटर है, तो ये माइनस होगा, माइनस 3/5 डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 5 लिख दो, और कितना ऑर्बिटल इस सेट में नहीं है, दो ऑर्बिटल इस सेट में नहीं है, 5 में से 2 नहीं है, तो प्लस 2/5 डेल्टा टी होगा। प्लस होगा क्यों, क्योंकि ये हायर इन एनर्जी, इट इज एक्सपीरियंसिंग मोर रिपल्शन, सो इट इज हायर एनर्जी। सो अकॉर्डिंगली CFC क्या होगा, माइनस 0.6 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू वाई डेल्टा टी। अब अभी x और y क्या है, x एंड y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था CFC, वैसा तुम लोग निकाल सको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFC, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में। ये है होमवर्क, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क, क्या यू हैव टू फाइंड द क्रिस्टल फील्ड, यू हैव टू फाइंड द homework is to find CFSE values for strong and weak ligands। ओके, जैसा मैंने ऑक्टाहेड्रल में निकाला था, ये तुम लोग अभी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन में CFSE वैल्यू कितना कैसा होगा, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये निकालो। ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क इज टू फाइंड CFSE वैल्यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगैंड्स। ओके, सो विद दिस आई एम
giving the end to this topic. Now I am going to another topic, that is हमने डीएनए ब्लॉक जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो कलर. सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो कलर, इसका थोड़ा सा नमूना मैंने दिया था डीएनए ब्लॉक पढ़ते समय और बोला था जब डीएनए ब्लॉक हम लोग पढ़े थे तो थोड़ा सा नमूना मैंने दिया था और ये भी बोला था कि इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे. If I remember very well, then I remember that I have said at that time that I have given a glimpse of a trailer of the how coordination complexes show color. How coordination complexes show color. इसका एक ट्रेलर दिया था जब हम डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर पढ़े थे. अभी तब हमने बोला था कि इसका इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे. सो सपोज मान लो टीआई हम लोग नाउ अभी कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ओके, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ओके, तो अभी इसका कलर क्या होता है? सपोज मान लो TiH2O6 3+, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ti क्या है? X + 6. एक्सीडेशन स्टेट क्या है? X + 6 × 0 = +3. सो X = +3. तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 22. मीन्स दैट इट इज हैविंग आर्गन 3d2 4s2. तो टाइटेनियम में 3+ में क्या होगा? 3+, टाइटेनियम 3+ में क्या होगा? 3d1 एंड 4s0. अभी 3d1 है तो जैसे ये एनर्जी है, तो ये है एनर्जी, ये है ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में क्या है? दिस इज T2G सेट. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये डेफिनेटली T2G सेट नीचे आएगा और ये है EG सेट. सो ये है T2G सेट. दिस इज ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट में एक D में क्या है? D में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट और D में क्या है? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, नाउ दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम. अभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दिस इज अनदर एनर्जी लेवल डायग्राम. सो ये है T2G सेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट. अभी क्या होगा इसका? अभी ये T2G सेट और ये है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल. ओके, ये है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये T2G सेट है. अभी क्या होगा? विजिबल रीजन में क्या क्या आता है हमारा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इसका ये है रेंज है 400 to 650 नैनोमीटर. 400 to 650 नैनोमीटर. ओके, सो दिस इज 400 नैनोमीटर to 650 नैनोमीटर. ओके, इसका मैंने बोला था डीएनए ब्लॉक पढ़ते समय बोला था. अभी क्या होगा? विजिबल लाइट में एनर्जी है. सो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, लेके एनर्जी ले रहा है मतलब इट इज टेकिंग E = hc/λ. एनर्जी ले रहा है मतलब लैम्डा ले रहा है. ओके, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट ले रहा है, लेके ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके. ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा यहाँ पे. ओके, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ऊपर चला गया. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके EG सेट में. अभी EG में ये यहाँ पे T2G1 है,
Eg0 है, यहाँ पे हो जाएगा Eg1 होगा, E2G0 हो जाएगा। तो ये एनर्जी जो विजिबल लाइट से जब एनर्जी लेके जाएगा, एनर्जी का मतलब क्या ले रहा है, सार्टिन लैम्डा ले रहा है, सार्टिन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी द इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल हियर, इलेक्ट्रॉन अभी स्टेबल नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब आएगा जब व्हेन इट ट्राई टू कम बैक, तब क्या होगा, वो सर्टेन एनर्जी, जो एनर्जी लेके गया था वो एनर्जी वो छोड़ेगा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट छोड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट छोड़ रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट जब छोड़ेगा तो जो कलर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट छोड़ेगा वही कलर हमको दिखाई देगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वही कलर हमको दिखाई देगा। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स में पिंक कलर दिखता है हमको, ये कॉम्प्लेक्स हमको पिंक कलर दिखता है, दैट इज टाइटेनियम, दिस कॉम्प्लेक्स इज पिंक इन कलर। सो पहले देखो फंडा क्या है, फंडा ये समझो कि इलेक्ट्रॉन, ये दिस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम है 3+ स्टेट में, टाइटेनियम 3+ स्टेट में मतलब T2G में एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ तक कि लाइट हमको हमारा आंख में विजिबल, नेकेड आई से विजिबल है। सो इसका वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर टू 650 नैनोमीटर। सो यहाँ से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ऊपर जाएगा, ओके। तो एनर्जी ले रहा है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट ले रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस रिलेशन E इक्वल टू hc/λ। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन उसका टेंडेंसी, इट हैज गॉट द टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओके। नाउ व्हाइल कमिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जब वो ओरिजिनल स्टेट में आएगा तब क्या करेगा, वो करस्पॉन्डिंग वो एनर्जी छोड़ेगा, जो एनर्जी लेके गया था ऊपर वो एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एमिट करेगा मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट करेगा, तो वही कलर हमको दिखाई देगा। तो जो कलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कलर लेके ऊपर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब कलर, एंड जो कलर छोड़ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सो दिस लैम्डा इज wavelength of absorbed color, wavelength of absorbed color, और ये है this lambda dash is wavelength of complementary color, wavelength of complementary color। तो जो कलर लेके ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब कलर का वेवलेंथ, और जो एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एमिट कर रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस रिलेशन E डैश इज इक्वल टू hc/λ डैश और E इक्वल टू hc/λ। सो वेवलेंथ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर, सो जो कलर देगा तो वो पर्टिकुलर वायलेट, सपोज येलो ग्रीन वायलेट कलर लेके जा रहा है तो जो एमिट करेगा येलो ग्रीन कलर एमिट करेगा, ओके। सो सपोज ब्लू लेके जा रहा है ऊपर, एमिट करेगा येलो कलर, ओके। सपोज रेड कलर लेके जा रहा है ऊपर तो एमिट करेगा ब्लू ग्रीन कलर। अभी इसको याद रखना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। सो टू रिमेम्बर दैट आई एम गिविंग यू ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, दैट इज कॉल्ड कलर व्हील। आई एम गिविंग यू ए कलर व्हील। So if you draw this color wheel in your entrance exam as well as your final exam, I think it will be very easy for you people to memorize that what will be the complementary color or of the absorbed color. So ये एक wheel बना दो, यहाँ पे बना के जैसा wheel में spokes होता है, ये spokes दे दो, ये दे दिया, ये दो spokes दे दिया, ओके। ये दो स्पोक दे दिया ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दे दो एक स्पोक, ओके। यहाँ पे दे दो दो स्पोक, यहाँ पे दे दो दो स्पोक, दे दिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे लिखो वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, blue green, then green, then yellow green, then orange, then yellow,
then orange, then red and then purple, and red and then purple. ये रेड है, ये है पर्पल. ओके, अभी देखो वायलेट लेके, वायलेट अगर एब्जॉर्ब कलर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसका ठीक ऑपोजिट में क्या है, येलो ग्रीन. सो वायलेट अगर एब्जॉर्ब कलर है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा येलो ग्रीन. अगर येलो ग्रीन एब्जॉर्ब कलर है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वायलेट. ठीक ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट. ओके, अगर रेड है एब्जॉर्ब कलर तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ब्लू ग्रीन, और अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कलर है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा रेड. सब अभी आ जाओ ब्लू में, ब्लू या इंडिगो में आ जाओ. अभी ब्लू अगर एब्जॉर्ब कलर है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, इसका ऑपोजिट क्या में क्या है, येलो. और अगर येलो एब्जॉर्ब कलर होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ब्लू. अगर इंडिगो एब्जॉर्ब कलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज. अगर ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट्री कलर है तो इसका एब्जॉर्ब कलर होगा, अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब कलर है तो इंडिगो होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर. जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वही हमको दिखाई देगा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन पर्टिकुलर, कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. अगर ग्रीन है तो हमको पर्पल कलर दिखाई देगा. अगर ग्रीन कलर लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो जब नीचे आएगा तो पर्पल कलर छोड़ेगा, पर्पल कलर एमिट करेगा. तो मतलब ग्रीन है एब्जॉर्ब कलर, पर्पल है कॉम्प्लीमेंट्री कलर. अगर येलो ग्रीन एक्साइटेड कलर है, एक्साइट करने के लिए कलर लेके जा रहा है तो एमिट कलर दैट विल एमिट इज वायलेट. तो मतलब येलो ग्रीन एब्जॉर्ब कलर होने से वायलेट होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर. सो this complementary color that will help you in the exam to say about the absorbed color and complementary color. So I think this will be beneficial for you. So please go through this very carefully and sincerely. यहाँ पर भी मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ तुम लोगों को कि explain why this यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं. क्वेश्चन लिखो, टाइटेनियम H2O6 why टाइटेनियम अभी Fe6 4- क्वेश्चन होमवर्क क्या है, होमवर्क है Fe6 4- and FeH2O6 and FeH2O6 2+, FeH2O6 2+ are different colors, are of different colors. Why? This is my homework. ये करके देना, ये करके this is your homework. So now हमने आज क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ा है हमने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अभी हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो I think I am going to the we are going slowly we are going to the end of this chapter. अभी एक और दो क्लास बाकी है, और जैसे कि मैंने बोला था I will provide you the notes also. So please go through my video lectures very carefully and sincerely and give the homework so that I can understand whether you have understood the topic or not. So with this I want to end up my session here today. Thank you very much my dear students for your patience hearing. Thank you.